आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार, इससे पहले हम अध्याय 1 पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर जरूर देखिएगा संविधान की ओर कैसे। ओके, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो क्रम से आप क्या वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को समझ लेते हैं। एक ही वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे अधिकार यानी राइट्स से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या है अधिकार क्या है। तो मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब क्या है, मनुष्य है वो क्या है, समाज में रहना पसंद करता है, इसलिए मनुष्य को क्या कहा गया है, सामाजिक प्राणी। वह समाज में रहता है और क्या है, मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। यह अधिकार हमें राज्य प्रदान करता है, मतलब प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्या है विकास के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है, और ये अधिकार हमें कौन प्रदान करता है, राज्य प्रदान करता है। राज्य कैसे प्रदान करता है, तो राज्य क्या है, संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, हमें अधिकार प्रदान करेगा। ओके, भारतीय संविधान के द्वारा मनुष्य को क्या है, विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार का। ये अच्छे से तैयार करिएगा, एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। ओके, पहले 7 थे लेकिन क्या है 6 है। आगे बढ़ डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, यह अधिकार मनुष्य को समाज में अपना विकास करने के लिए क्या है, योगदान देते हैं। मतलब व्यक्ति को अपना विकास करना है तो अधिकार की क्या है, आवश्यकता उसे पड़ेगी। ओके, और ये हमें कौन प्रदान करता है, राज्य प्रदान करता है। ओके, राज्य कैसे प्रदान करता है, भारतीय संविधान के अनुसार। चलिए आगे समझ लेते हैं। इन अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता, इसलिए भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की क्या है, गारंटी प्रदान करता है। गारंटी मतलब क्या है, भारतीय संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, प्रदान किए जाएंगे जन्म से लेकर। ओके, तो ये क्या है, गारंटी है इसकी पूरी की, मिलना ही मिलना है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें अधिकारों की जरूरत क्यों है, मतलब जो हमें अधिकार मिल रहे हैं इनकी जरूरत क्या है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो मनुष्य को क्या है, अपना विकास करने के लिए तथा समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो वह क्या है, अपना विकास नहीं कर सकेगा। ओके, ये 2 पॉइंट है। सबसे पहले आपको अच्छे से तैयार रखना है कि क्या है, मनुष्य को अधिकारों की जरूरत क्यों है। मनुष्य को अधिकारों की आवश्यकता इसलिए है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। ओके, और साथ ही अगर उसे क्या है अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो वह अपना विकास नहीं कर पाएगा, मतलब क्या है, अपने मनुष्य को अपना विकास करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों आपके क्या है, बुक में 2 क्या है, एक कहानियां दी हुई हैं अधिकारों संबंधित, तो उन कहानियों को हम समझेंगे। पहली कहानी स्टार्ट यहाँ से आपकी हो जाती है, पहली कहानी। ओके, तो उसे देख लेते हैं, जिसमें क्या है अधिकारों के बारे में बताया गया है। इससे आपको क्या है, अधिकारों की क्या क्यों आवश्यकता पड़ी, ओके, ये इसमें बताया जाए, इन कहानियों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं ये कहानी किस प्रकार से। पहली कहानी है 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। मतलब क्या है, देखिए 1982 का एशियाई खेल होना था। अब खेल होंगे तो उसमें क्या है, स्टेडियम बनेगा, आपको पता है स्टेडियम बनेंगे। ओके, तो स्टेडियम बनाने के लिए क्या है, उसमें अनेक फ्लाईओवर और क्या है, स्टेडियम का निर्माण करना था, और इसके लिए क्या है, ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। मतलब क्या है, ठेकेदार ने क्या किया, उसे क्या है, मिस्त्री की आवश्यकता पड़ेगी इस स्टेडियम को बनाने के लिए, तो उसने क्या है, बड़ी संख्या में क्या है, भर्ती की, किसकी, गरीब मिस्त्री और मजदूरों की। लेकिन क्या है, मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया जा रहा था। मतलब क्या है, ऐसे भी थे जो क्या है, ऐसे भी मजदूर थे जो क्या है, काम की अवस्था में नहीं थे, काम करने के लायक नहीं थे, फिर उन्हें क्या है, काम कराया गया। ओके, मतलब दयनीय अवस्था में थे। ओके, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। मतलब सरकार कुछ न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर देती। न्यूनतम मजदूरी मतलब फिक्स की भैया इसे एक व्यक्ति से अगर एक दिन में काम कराया जा रहा है पूरे दिन भर, तो कम से क्या 400 रुपए मजदूरी देनी है, कम से कम। ओके, इससे ज्यादा दे सकते हैं लेकिन क्या कम से कम उसने निर्धारित कर दी, मतलब 400 रुपए से कम नहीं दे सकते, इसे कहते हैं न्यूनतम मजदूरी। लेकिन क्या है, जो ठेकेदार थे, ओके, ठेकेदार ने क्या किया, उससे 400 रुपए सरकार ने मान लीजिए क्या है फिक्स की है, ठेकेदार ने उसे क्या है, केवल 200 रुपए पकड़ा दी, कहीं 100 रुपए में दे दिए। ओके, तो इस प्रकार से किया गया। तो यहाँ क्या होता है, समाज वैज्ञानिक की एक टीम ने उनकी क्या है, स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका दायर की। तो मतलब क्या है, कुछ लोगों ने, वैज्ञानिकों ने अपनी टीम बनाई, इनका क्या है, मजदूरों की क्या है बात सुनी, और उसका क्या है, जब मजदूरों को उनकी पूरी टीम ने क्या है इसका देखा, तो उन्हें क्या है, इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट जारी की, और रिपोर्ट तैयार करके इसे दी, सर्वोच्च न्यायालय को दी। ओके, याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बदुआ मजदूरी जैसा है। मतलब क्या, अगर जो निश्चित एक फिक्स मजदूरी तय की गई है उससे कम देना क्या है, बदुआ मजदूरी कहलाएगी। ओके, और नागरिकों के प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है।
न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को क्या निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए क्या है तयशुदा मजदूरी दिलाए। ओके, मतलब क्या है देखिए, तो इस प्रकार से अपनी ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस कहानी से हमें सीखने क्या मिलता है, देखिए इसमें क्या मिलता है सीखने के लिए कि देखिए हमें क्या है प्रत्येक व्यक्ति को क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकारी प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें से एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, तो अगर क्या है इन मजदूरों को या इन व्यक्तियों को क्या है मजदूरों को शोषण के विरुद्ध अधिकार ये वाला प्राप्त ना होता तो ये ना उसके लिए अपने क्या है अपनी मजदूरी के लिए जो पैसे नहीं मिले हैं उसके लिए ना न्यायालय पर जा पाते, ना ही इन्हें अपने क्या है इन्हें पूरी मजदूरी मिल पाती, इनका क्या है इसी प्रकार से शोषण होता रहता है। इन्हें क्या है इनके प्रति शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त था। ओके, मतलब इन्हें क्या है ये नियम है कि उसे कम नहीं दिया जाता और कम दे रहे हैं मतलब जितनी न्यूनतम है वो क्या है शोषण करने के बराबर है। ओके, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के दायरे में ये क्या है अपनी याचिका दायर करके इन्हें क्या है न्याय प्राप्त किया। ओके, तो इस प्रकार से अगर अधिकार ने प्राप्त ना होता तो उनका विकास नहीं हो पाता। ओके, इसका ये फायदा है हमें क्या है अधिकार प्राप्त होने से। दूसरा कहानी से और हम समझ लेंगे इसका उदाहरण, एक मचल लांगुल को जब गिरफ्तार किया गया। ओके, तब वह क्या 23 वर्ष का था। ओके, एक व्यक्ति मचल लांगुल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, वह क्या है 23 वर्ष का था। लांगुल असम का रहने वाला था, उस पर क्या है आरोप था कि उसने किसी को क्या है गंभीर चोट पहुंचाई है, उस पर आरोप था कि ओके असम का रहने वाला था और उस पर क्या आरोप था कि उसने किसी को क्या है गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे क्या है मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और क्या है चिकित्सा के लिए तेजपुर के अस्पताल में एक कैदी के रूप में क्या है भर्ती करा दिया गया। वहां उसका क्या है सफलतापूर्वक इलाज हुआ। ओके, डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को दो बार क्या है 1967 में 1996 में चिट्ठी भेजा कि क्या है लागुंग स्वस्थ है और क्या है उस पर क्या है मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर क्या है ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को क्या है जुलाई 2005 में जेल छोड़ा गया। उस समय वह क्या है 77 वर्ष का हो चुका था, मतलब 23 साल से में जेल चला गया था और 77 साल का तक हो चुका था, मतलब क्या 54 वर्ष तक उसने हिरासत में रहा। इस दौरान उस पर मुकदमे की एक बार भी क्या है सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य में क्या है बंदियों का निरीक्षण किया गया तब लालुंग को क्या है स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन क्या है व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। मैं भी समझाऊंगा आपको। ओके, तो हमारा अधिकार सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को क्या है मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। देखिए इसमें क्या हो जाता है, मतलब एक व्यक्ति है मचल नाम का, उसको क्या है इस पे आरोप था कि उसने क्या किसी को क्या है हानि पहुंचाई है या चोट पहुंचाई है, उस पर वह मुकदमा होना था, मतलब क्या उसको कोर्ट कचहरी में से जाना था। जाने से पहले क्या उसकी देखा गया कि यार इसका क्या स्वास्थ्य सही नहीं है, तो अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती करने का ओके उसे क्या है जेल में भी डाल दिया गया। ओके, जब तक ये ठीक नहीं होता जब तक ये क्या है जेल में कैदी के रूप में रहेगा। लेकिन ये क्या है कुछ समय बाद ये स्वस्थ हो जाता। स्वस्थ होने के बाद क्या है जो जेल के अधिकारियों ने क्या है पत्र लिखा किसे कि जो क्या है उनके मुकदमा चलाया जाए। ओके, पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा चलाया जाए, लेकिन उस पर क्या है उसकी सुनवाई नहीं, उस पर क्या है मुकदमा नहीं हो। जब क्या है किसी की मुकदमा ही नहीं, मतलब वो क्या है सुनवाई नहीं होगी, वो क्या है कोर्ट में जाकर वो अपनी बात ही नहीं रख पाएगा। जब बात ही नहीं रख पाएगा तो क्या है ना केस जीत ही नहीं पाएगा। उससे क्या है उसके इस चक्कर में क्या है जेल में बना ही रहा, मतलब उससे क्या है एक भी बार क्या है कोर्ट ले जाया ही नहीं गया, जिससे क्या है वो हमेशा क्या है जेल में डला रहा, जिससे उससे क्या है जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का क्या है वो हनन हुआ। ओके, और इसमें अगर ये इसका नॉलेज होता और वे क्या है इसका अधिकार के लिए मांग करता तो ये क्या है कितने सारे इतने बेफालतू के उसने क्या पूरा जीवन चला गया, मतलब क्या है 23 साल की उम्र से गया था 54 ओके और 77 के बाद 77 वर्ष में लौटा, मतलब क्या 54 साल उसने क्या है यूं ही बिता दिए छोटी सी एक के लिए अपराध के लिए। ओके, तो इस प्रकार से क्या है अधिकार अगर हमें ज्ञान होगा, अधिकार हमें प्राप्त होंगे तो क्या हम अपने जीवन के विकास के लिए लड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक, अब मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। क्योंकि हम मौलिक अधिकार की जब से बात कर रहे हैं अब इसको हम क्या है पढ़ने वाले हैं डिटेल से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्या है क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ओके, संविधान के भाग 3 को क्या है भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब भाग 3 को क्या है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारतीय संविधान में क्या है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर क्या है 35 तक क्या है मौलिक अधिकार है। ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके, अब हम जो आपको बता रहा हूँ बार बार कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। ओके, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान की तरफ से। कौन कौन से अब नियम पढ़ने वाले हैं तो इसके डिटेल से ही पढ़ेंगे। पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ओके, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ जो लिखा है कोष्टक में अनुच्छेद है, मतलब जो समता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ओके,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक, और क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 तक। ये है आपके मौलिक अधिकार। अब इनके हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक बार बात बताया था कि एक और मौलिक अधिकार था, मतलब टोटल 7 थे, ओके, जिसमें से एक हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया है? वो है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार भी क्या है, पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे क्या है 44वें संविधान संशोधन के तहत सन क्या है 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे क्या है समान कानून अधिकार बना दिया है। मतलब क्या है, मौलिक अधिकार था पहले संपत्ति के अधिकार, ओके, लेकिन क्या है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या है एक कानून बना दिया। तो संविधान के अंदर तो है, लेकिन क्या है मौलिक अधिकार नहीं है, ओके। तो अब क्या है हमारे पास अभी क्या है 6 मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, ओके। अब हम इसे दोस्तों एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहला है आपका समता का अधिकार। समता मतलब समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ओके। तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें क्या है कानून के समक्ष समानता है, मतलब क्या है प्रत्येक व्यक्ति को, मैं आपको क्या है पॉइंट के माध्यम से एक एक बताऊंगा और डिटेल से समझाता जाऊंगा, ओके। तो पहला है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब क्या है प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर कोई व्यक्ति अमीर व्यक्ति चोरी करता है तो भी उसे वही दंड दिया जाएगा, गरीब व्यक्ति चोरी करता है तो भी उसे वही दंड दिया जाएगा। मतलब क्या है कानून के सब सभी को समानता का अधिकार है। कानून के समान क्या है संरक्षण भी प्राप्त है, ओके। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर क्या है भेदभाव निषेध है, मतलब कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति के, धर्म के या लिंग के अनुसार, ओके, या मेल फीमेल के अनुसार उससे क्या है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ओके। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि का में प्रवेश की समानता, ओके। तो क्या सब कोई व्यक्ति क्या है जो सार्वजनिक चीज है उसे क्या है हर व्यक्ति यूज कर सकता है, वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, ओके। रोजगार के अवसर में समानता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को क्या है समान रोजगार के अवसर प्राप्त, मतलब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या है सभी कैटेगरी के व्यक्ति उसमें क्या है वैकेंसी में या सभी क्या है उसके लिए क्या है पात्र होंगे, ओके। छुआछूत का अंत हो गया है, साथ ही क्या है उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत मतलब केवल क्या है जो सेना में उपाधि चलती है वो तो रहेंगी ही, मेजर कर्नल ये वगैरह उपाधि, लेकिन क्या नॉर्मल तरीके से पहले क्या दिया जाता था महाराजा, ओके, ठाकुर साहब, इस प्रकार से अलग अलग उपाधि दी जाती थी, उसको क्या है अंत कर दिया गया, ओके। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं इसे देख लेते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ओके, मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या है स्वतंत्र है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब क्या है भाषण और भाषण दे सकते हैं कहीं भी जाकर, और क्या है अभिव्यक्त अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने कर और क्या है सभा करने का अधिकार, मतलब क्या है मैं सभा करने का अधिकार है, ओके, लेकिन क्या है शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब बगैर हथियार के, ये नहीं कि आप क्या हथियार लेके सभा कर रहे हैं, ओके, अभद्र रूप से तो नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से आप क्या सभा करने का आपको अधिकार है। संगठित होने का अधिकार, मतलब क्या है एक साथ अपन एकत्रित होकर क्या है समूह के रूप में एकत्रित होकर संगठित होकर क्या है इसका भी अधिकार है। भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने और बसने का अधिकार है। तो क्या भारत के अंदर आप क्या कहीं भी जा सकते हैं, ओके, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जाना तो किसी भी आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी की आपको क्या अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, ओके। कहीं भारत के आप किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। जैसे आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आप क्या राजस्थान में रह सकते हैं, राजस्थान में आपको कहीं रहना है तो आप गुजरात, कहीं भी जो रहना है आपको भारत के किसी हिस्से में आप रह सकते हैं, ओके। भारत के बाहर बस में आपको क्या है आपको परमिशन वगैरह लेती है, मतलब भारत के अंदर आप क्या पूरी रूप से स्वतंत्र है। कोई भी पेशा चुनने और व्यापार चुनने का अधिकार, पेशा मतलब आपको क्या बनना है वो आपके ऊपर अधिकार है, ओके, कि आपको क्या है शिक्षक बनना है, आपको क्या है डॉक्टर बनना है, वो आपका पेशा जो चुनना है आप चुन सकते, इसके लिए कोई आप बाध्य नहीं करेगा, ओके। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और साथ ही क्या है शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के लिए पर भी अधिकार, ओके। अभियुक्ता और क्या सजा पाए लोगों के लिए अधिकार, मतलब जो सजा जो क्या है जो सजा जो पा चुके हैं अपराधी उनको भी क्या कुछ अधिकार प्राप्त दिए गए हैं, ओके। अब एक दोस्तों एक टॉपिक आता है निवारक नजरबंदी, ओके, आपके बुक में दिया है तो उसे भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है, ओके। एक बार से हम पढ़ लेते हैं। समानता किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी है, मतलब कि समानता आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ही तभी उसे क्या है गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन क्या है कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका में भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह क्या है कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, और फिर उसे क्या है वर्णित प्रतिक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही क्या है निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति क्या है देश की कानून व्यवस्था या शांति या और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है, लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं।
क्या कहलाती है? अब अगर आपसे पूछा जाता है निवारक नजरबंदी के बारे में, तो आपको बताना है कि देखिए समानता है जो गिरफ्तार किया जाता है व्यक्ति को, वो क्या है, जब वो अपराध करे तभी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है सरकार को यार ये जो व्यक्ति है ये क्या है, ये गलत काम करने वाला है, सरकार को लग रहा है कि ये गैर कानूनी या गलत काम करने वाला है, तो सरकार इस संदेह में भी क्या है उसे गिरफ्तार कर सकती है। ये भी क्या एक नियम है जिसे कहते हैं निवारक नजरबंदी। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, अनुच्छेद 23 और 24। ओके, तो इसमें क्या बताया कि मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ मजदूरी रोक मतलब जो फिक्स है आपकी, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, जो भी एक कहानी आई थी कि जो फिक्स आपकी न्यूनतम मजदूरी आपने बताई, मान लीजिए आपको टैक्सी वाले के पास जा रहे हैं, उसने कहा कि भाई हम यहाँ से मान लीजिए आपको कोई एक चौराहे से दूसरे चौराहे जाने में हम क्या 50 रुपए लेंगे, उसने पहले आपको खुद से बता दिया उसकी इतनी पड़ता है। ओके, तो फिर आप क्या है जब पहुंच जाते हैं तो आप उसे केवल 10 रुपए पकड़ा देते हैं, कहते भाई इतना ही होगा। बात कितनी कही थी? 50 रुपए की। एक प्रकार ये भी आपकी है बंधुआ मजदूरी कहलाई, मतलब उसने जितना कहा है उससे आप क्या है कम आपको बता रहे हैं, मतलब पहले आपने जो फिक्स किया है उससे आप क्या है मुकर रहे हैं। तो ये भी आपके एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी के अंदर आता है। ओके, इसके भी अधिकारों से क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। साथ ही क्या जोखिम वाले कामों में बच्चों, छोटे बच्चों के से मजदूरी कराने पर भी रोक है। ये सब क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। आम पढ़ने वाले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नाम से ही धार्मिक मतलब क्या, धर्म की हमें स्वतंत्रता मिलेगी। आस्था और प्रार्थना की आजादी है। ओके, धार्मिक मामलों के प्रबंधन है। किसी भी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए क्या है कर अदायगी की स्वतंत्रता है, तो हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं और किसी भी धर्म के हमें क्या है वो उन्नति के लिए काम करना है तो वो करेंगे। ओके, और साथ ही क्या है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये सब मतलब हमें पूरी क्या है धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर हमें अपने धर्म चुनने का अधिकार है, उसका प्रचार करने का अधिकार। ओके, नेक्स्ट है लास्ट आपका ये 5वें नंबर का संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ओके, ये अनुच्छेद 29 और 30, 29 और 30 है आपका। ओके, इसमें क्या है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार में कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, ओके, उनको अपनी क्या है भाषा, उनकी अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। ओके, साथ ही क्या है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। ये हो जाता है। ओके, अब है आपका नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए आपने अभी मैं ये लेके है आपका जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है 6वां आपका अधिकार है। अभी जो मैं ऊपर 5 आपको अधिकार बताए, मौलिक अधिकार बताए हैं, ओके, अब ये आप सबको सरकार की तरफ से आपको प्राप्त है। ओके, लेकिन मान लीजिए आपको इसे एग्जाम्पल में प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, लेकिन आपको क्या है धर्म मतलब इसमें क्या कहा जाता है कि आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सरकार आपको मना करे कि आपको भाई यही धर्म चुनना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आपको क्या है फिक्स धर्म बता दी कि आपको यही चुनना है, इसके अलावा आप दूसरे धर्म नहीं चुन सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का आपको क्या है उल्लंघन हो रहा है। ऐसे उल्लंघन होने पर आप कहाँ किसी लड़ने जाएंगे। ओके, ये सब हमें बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मतलब क्या है सरकार हमारी मतलब क्या है कोर्ट हमारी क्या है सुप्रीम कोर्ट हमारी क्या है सुरक्षा करेगी। ओके, सर्वोच्च न्यायालय। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है अनुच्छेद 32 में, इसमें क्या बताया गया है कि मौलिक अधिकार को लागू करवाने के अदालत जाना पड़ता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अदालत जाने का अधिकार है। ओके, मान लीजिए कोई आपको क्या है जो आपका अधिकार प्राप्त है इनका हनन करता है तो आप क्या है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को है संविधान का हृदय और क्या है आत्मा कहा है। आप तैयार रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्या है अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर सीधे क्या है और सीधे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या क्या है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ओके, मतलब जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है उनका कोई हनन करता है, ओके, तो आप क्या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये आपको किसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ओके, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या है सरकार को आदेश देगी। ओके, न्यायालय के पास कई प्रकार के क्या है विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें क्या है प्रादेश या रिट कहते हैं। ओके, मतलब जिसकी जो आदेश जारी करेंगे उन्हें क्या है रिट कहते हैं। अब रिट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ओके, देख लेते हैं कौन कौन से। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए, तो आप देखते रहिएगा। ओके, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रिट है। इसके अंदर क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अदालत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तार का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो ऐसे में न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकती है। मतलब क्या है उसे गलत रूप से क्या है पकड़ा गया है, गैर कानूनी रूप से उसे क्या है गिरफ्तार किया गया है। ओके, तो सरकार को क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या है उस व्यक्ति को छोड़ देगी। ओके, अब दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे क्या है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का प्रभावित हो रहे हैं। परमादेश कब जारी किया जाता है? मान लीजिए कोई अधिकारी है, ओके,
कोई अधिकारी, मान लीजिए कलेक्टर ही है, कोई भी अधिकारी है, उसे सर्वोच्च न्यायालय को लगता है ये जो उसके अधिकार हैं, ओके, ये जो जिस प्रकार से चलाना, इसके जो दायित्व है उसका निर्वाह नहीं कर रहा है और गलत रूप से काम कर रहा है, ओके, जिससे क्या है किसी के मौलिक अधिकार को प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या है परमादेश जारी हो सकता है। निषेध आदेश क्या कहलाता है? जब कोई क्या है निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय या क्या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने पर रोकने के लिए क्या है निषेध आदेश जारी करती है। देखिए आपको पता है पहले क्या है जिला न्यायालय होती है, आप जो जिला में रहते हैं उसकी एक न्यायालय होगी, फिर एक क्या होगी आपकी होगी उच्च न्यायालय, ओके, और उच्च न्यायालय मतलब एक प्रदेश की, अब एक प्रदेश की, ओके, मध्य प्रदेश के अलग है, गुजरात के अलग है, प्रदेश न्यायालय, फिर एक होती है सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे भारत की है, ओके, इस प्रकार से होती है। तो सबके क्या अधिकार है कि आपको कौन कौन किस प्रकार के जो आते हैं, किस प्रकार के लोगों को आपको दंड देना है, कौन कौन से आपके मुकदमे करने हैं, कौन कौन टॉपिक पर, सबके फिक्स हैं, ओके। मान लीजिए इसके जो फिक्स हैं उससे हट के वो क्या है जो ऊपर वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिकार हैं, तो नीचे ही वाली अदालत ही वो काम करने लगती है, ओके। तो सर्वोच्च न्यायालय को पता चलता है कि ये जो हमारे अधिकार है, हमारे काम है, ये क्या है छोटी न्यायालय करने लगी है, तो छोटी न्यायालय को क्या है, ये जिला न्यायालय को क्या है सर्वोच्च न्यायालय क्या है निषेध आदेश देगी, ओके। मतलब जो अधिकार जो आपका क्या है जो आपके अंतर्गत काम आते हैं उन्हीं के करिए, मतलब जो दूसरे के काम ना करिए, ओके। अधिकार परीक्षा देख लेते हैं। जब अदालत को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर क्या है नियुक्त हो गया है जिस पर क्या है उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय क्या है अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने पर रोक लगाती है। मतलब क्या है जो व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति कलेक्टर का बना ही नहीं, उसने यूपीएससी की पेपर ही नहीं दिया है, ओके, और ना ही डायरेक्ट रूप से क्या है कलेक्टर बन गया है और क्या है राज जमाने लगा है, जबकि उसका क्या है उस पद पे कोई अधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति मान लीजिए आपको क्या है अधिकार परीक्षा दिया जाएगा, ओके। मतलब जो आपको क्या है पद दिया ही नहीं गया है उसकी आप शक्तियों का जबरदस्ती उपयोग करने लगे, ओके। पांचवा लास्ट है आपको उत्प्रेक्षा रेट। उत्प्रेक्षा रेट क्या है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है जो न्यायालय उसके समक्ष विचारहीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षा द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकार को हस्तांतरित कर देता है। बाद में क्या है इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ क्या है संरचना का निर्माण किया गया था, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ओके। तब मैं आपको 5 हो गए आपके उत्प्रेक्षा रेट 5 में, ओके। तो इसमें आप क्या पर बंदा उत अधिपति, इसे एक आपको मैंने ट्रिक बनाई है, पर बंदा उते अधिपति, ओके। मैं माउस से लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझ लीजिएगा अधिपति। ये ट्रिक क्या है, इसमें आपको ये 5 आपको रेट याद रखने हैं, तो भूल जाते हैं दिक्कत मैंने दी है, तो मैंने बनाई है पर, आप कॉपी में लिख लीजिए, पर बंदा उते अधिपति। पर से मतलब हो जाएगा आपका परमादेश, बंदा से हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षी गणना, ओके। पर बंदा उते से हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा रेट, ओके। उते अधिपति, ओके। तो आपका हो जाएगा फिर अधि से हो जाएगा अधिकार परीक्षा, पति से हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा निषेध आदेश, ओके। इसे दूसरा भी नाम होता है, तो जिससे आपको पति से बना हुआ है, ओके। इस प्रकार से आप क्या है 5 आपको रेट को याद रख सकते हैं। चलिए आगे अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व के। नीति निर्देशक तत्व को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। 2 टॉपिक है ही, आपको पूरा जो चैप्टर बना है 2 टॉपिक से मिलकर आपको पूरा बना है। इसमें आपको बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल से और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और दोनों में समानता, ओके, और भिन्नता, ये है आपका। इतना आप तैयार कर लेते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है। मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया डिटेल से, आप क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं, ओके। तो संविधान के निर्माण के समय निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सभी नागरिकों में समानता लाने और क्या सभी का कल्याण करने के लिए करना क्या सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। मतलब आपको पता है जो अपना देश है वो क्या है, इसमें विभिन्न जाति के क्या है विभिन्न वर्ग समुदाय के लोग, ओके, एक साथ रहते हैं, तो इसमें क्या है कई चुनौतियां आ जाती है, धर्म जाति से संबंधित भी, ओके। तो ऐसे बहुत सारी सामना को चुनौतियां करना पड़ेगा, इसलिए क्या है कुछ अधिकार स्पेशल बनाए गए थे, ओके। उन लोगों के लिए यह भी सोचा गया कि इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या है कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वे क्या है इन नीतियों को आने वाली सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का क्या समावेश किया, लेकिन उन्हें क्या न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। मतलब क्या है, देखिए जो पूरे देश को चलाने के लिए अधिकार बस आवश्यकता नहीं है, मौलिक अधिकार क्या है संविधान सभा ने बना लिए थे, ओके। तो उन्हें देखा कि अपना क्या है बहुत विभिन्नता है अपने देश में, तो बहुत सारी क्या है चुनौतियां सामने आएंगी, तो इनसे निपटने के लिए क्या है कुछ क्या है नीति निर्देशक तत्व बनाए गए, कुछ मतलब क्या है कुछ रूल बनाए गए, समझ लीजिए आपको क्या फिक्स रूल बनाए गए, ओके। कुछ क्या है नियम बनाए गए जरूरी, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि जो सरकार है
वो जरूरी नहीं इसे लागू करे। अगर सरकार को अच्छा लगता है कुछ नियम, मान लीजिए मैंने आपको 10 नियम बता दिए, ओके, कि दोस्तों आपको अच्छी तैयारी करने के लिए बोर्ड परीक्षा में क्या है 95% बनाने के लिए 5 नियमों को पालन करना है, ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बात को मानेंगे, उनको नियम को पालन करेंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं मानेंगे। तो मैं आपको किसी प्रकार से दबाव तो नहीं दे रहा कि आपको पालन करना है नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उन नियम को पालन करेंगे, नहीं लगता है तो नहीं करेंगे। इसी प्रकार से क्या है संविधान सभा ने, मतलब भारतीय संविधान ने अपने नियम बना दिए, ओके। अगर आपको सरकार को अच्छा लगता है, सरकार चाहे तो इन नियमों का क्या पालन कर सकती है, और नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति क्या है कोर्ट में नहीं जा सकता है कि कोर्ट में यह नहीं कह सकता कि जो नियम जो दिए हैं संविधान ने वो हमको नहीं दे रही है, क्या है सरकार के ऊपर है, ओके। आप इसके लिए क्या है कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन जबकि अगर आपके जो आपके मौलिक अधिकार है ये आप प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, और कोई अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं देता है कोई सरकार, तो आप इसके लिए क्या है कोर्ट में जा सकते हैं, ओके। तो नीति निर्देशक आई होप समझ सको, कुछ ऐसे नियम है जो क्या है सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकती है, ओके। और ये नियम क्यों दिए गए, एक संविधान सभा ने इसलिए दिया कि क्या है जिससे क्या है जनता का कल्याण हो सके। अब सरकार चाहे कल्याण के लिए तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। तो आगे पूरा में पढ़ेंगे अपन, देख लेते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम क्या है न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते हैं कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। तो हम क्या है सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो ये नहीं कह सकते कि कुछ संविधान सभा ने हमें क्या है कुछ नियम दिए हैं, ओके, कुछ हमें क्या है कानून बनाए हैं, तो ये क्या है जो सरकार है वो उसका पालन नहीं कर रही, तो आप क्या है सुप्रीम कोर्ट से आप कह सकते हैं कहें कि जो नियम को पालन करवाए, ऐसा आप नहीं कह सकते, ये आपको बताया। अगर लेकिन आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप क्या है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व तो क्या है बाध योग नहीं है, मतलब क्या है ये बाधा नहीं किया जा सकता, ओके। अर्थ यह है कि संविधान का एक ये हिस्सा तो है लेकिन ये फिक्स नहीं है, ओके, जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब इसका पूरा ये सरकार की चलेगी, इसमें सरकार चाहे तो करेगी, नहीं चाहे तो नहीं करेगी, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगी, ओके। नीति निर्देशक तत्व क्या है तो देख लेते हैं, ओके। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के लिए क्या है समाज के रूप में हमें क्या है स्वीकार करने चाहिए, मतलब क्या है ये बहुत अच्छे नियम है जो हमें क्या है पालन करने चाहिए, ओके। वे अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, हमें मौलिक अधिकार तो मिले ही है, उसके अलावा भी हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए, वो है नीति निर्देशक तत्व। वे नीतियां जिन्हें क्या है सरकार को स्वीकार करना चाहिए, मतलब सरकार को करना चाहिए, ओके, ये कहा गया है क्योंकि बहुत अच्छे नियम बनाए गए हैं, लेकिन अब इस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सरकार ने समय समय पर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को क्या है लागू करने का प्रयास भी किया है, जैसे हो गया आपको एग्जाम्पल भी दिया है, जमीन उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, कुटीर उद्योग लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों का आधार। मतलब जो सब बताए गए हैं ये क्या है ये सब नीति निर्देशक तत्व है जो कि क्या है कई सरकार ने लागू किए गए, ओके। शिक्षा का अधिकार भी पूरे देश में क्या है पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार का अधिकार, मिड डे मील, ओके, ये सब योजना है जो क्या है ये सब क्या है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती हैं और जिन्हें क्या है सरकार ने लागू किया है, ओके। अब हम पढ़ने वाले नीति निर्देशक तत्व और क्या है मौलिक अधिकार में संबंध क्या है। तो मौलिक अधिकार और क्या है नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है, ओके। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, मतलब क्या है मौलिक अधिकार क्या है सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है, मतलब सरकार को कहते हैं कि भाई जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो आप किसी का क्या है शोषण नहीं कर सकते, जिससे हमें क्या है सरकार पर क्या है ये रोक लगा रही है, वही नीति निर्देशक तत्व उसे क्या है कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है। हम नीति निर्देशक तत्व तो सरकार से कहती है कि उन्हें लागू किया जाए, उन्हें क्या है प्रेरणा देती है, ओके। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, ओके, मतलब व्यक्ति इसमें क्या है व्यक्ति की बात करें, मतलब हर जो मौलिक अधिकार है आपने देखा है इसमें सब व्यक्ति की बात होती है, ओके। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की व्यक्ति की बात हो रही है, ओके। समानता का अधिकार मतलब व्यक्ति में समानता हो, ओके। और क्या है धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार मतलब व्यक्ति को क्या है धर्म की स्वतंत्रता मिले, तो जिसमें मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तो पूरी केवल व्यक्ति की बात होती है। लेकिन जब आप नीति निर्देशक तत्व देखेंगे तो पूरे इसमें समाज की बात होती है, समाज की बात होती है। जैसे इसमें देखिए शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जो है वो पूरे समाज के लिए है, ओके। रोजगार गारंटी ये पूरे समाज की बात हो रही है, पंचायती राज व्यवस्था ये पूरे समाज के लिए, जितने भी हैं देखिए अब जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तो ये भी पूरे समाज की बात की हो रही है, ओके। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति की बात करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है पूरे समाज की बात करती है। कभी कभी क्या है नीति निर्देशक तत्व और क्या है लागू करने के लिए क्या है मौलिक अधिकार भी टकराव आते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं, ओके, और इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उदाहरण क्या है, जब सरकार ने क्या है जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया। अब देखिए आपको पता नहीं होगा जमींदारी उन्मूलन कानून, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो जमींदार बहुत पुराने हैं, उनके पास गांव की बहुत सारी जमीन है, बहुत जितना बड़ा गांव है तो मान लीजिए इसका आधे गांव की पूरी जमीन, ओके, ये किसी एक व्यक्ति की है, पूरी जमीन क्या है एक व्यक्ति की है, ओके, पूरी जमीन एक व्यक्ति की है।
जबकि क्या है ये छोटी सी वो जो और ये दूसरी जो एरिया हो गया वो दूसरे व्यक्ति का हो गया, ये भी पूरी है। अब जो छोटा सा हिस्सा होता है उसमें क्या है हजारों लोगों की छोटी छोटी जमीन होती है। इसमें क्या है बहुत असमानता है, पूरा आधे से ज्यादा गांव में कब्जा किसका है, एक व्यक्ति का है, उसकी जमीन है। ओके, और क्या है कुछ थोड़ा सा जो बस्ती है वो क्या है छोटे बहुत हजारों लोगों की जमीन है थोड़ी थोड़ी। ओके, तो इसमें क्या है असमानता देखने को मिल रही है। तो समाज ने क्या है सरकार ने नियम बनाया जमींदारी उन्मूलन कानून, जिसमें कहा गया कि क्या है जो असमानता इतनी ज्यादा फैली हुई है, जैसे क्या है जितनी आवश्यकता है व्यक्ति, भाई जमींदारों की कितनी आवश्यकता है, थोड़ी जितनी जमीन आवश्यकता है जमीन की उतना रख ले, बाकी क्या है सरकार को दे दे, जिससे वो क्या है गरीबों के लिए या दूसरों के लिए दान में दे सके, उसके लिए काम कर सके दूसरे लोगों की जिनके पास जमीन नहीं है। ओके, तो ऐसा नियम बनाया। ऐसे में क्या हुआ, बनाने का प्रयास किया, तब समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। ओके, यह कहा गया कि यह कानून मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या क्या अब देखिए, जब हमें क्या है 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें था संपत्ति का अधिकार। तो जो जमींदार थे बड़े बड़े जिनकी जमीन थी, वो क्या पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि सरकार हमारा क्या है मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। संपत्ति का अधिकार कहता है कि जो हमारी संपत्ति है उसमें क्या है पूरा पूरा मेरा अधिकार है। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पूरा पूरा जमीन में मेरा अधिकार है, और सरकार क्या है जमीन को छीन रही है। मतलब मेरे क्या है जो 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो मेरा क्या है छीन रही है। ओके, ऐसी स्थिति में देखा गया कि सरकार ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि ये क्या है ये बीच में आ रहा है, इसलिए क्या है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, कह दिया कि ये क्या है मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, इस पे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और फिर क्या है क्योंकि देखा गया कि इसमें अगर ऐसा नियम लागू कर देते हैं, संपत्ति का अधिकार बना रहता, तो इससे क्या है समाज का हित नहीं होगा, तो समाज का हित देखना जरूरी है। ओके, तो लेकिन सरकार ने क्या है समाज के हित देखते हुए क्या है जमीन उन्मूलन कानून को लागू कर दिया, और क्या है जो 7वां मौलिक संपत्ति का अधिकार था उसे क्या है हटा दिया। ओके, तो आई होप दोस्तों आप इस पूरे चैप्टर समझ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद दोस्तों आई हो तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। दोस्तों कोई भी दोस्तों आपको डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सभी जगह अनुराग सारी क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा। और जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, तो आप क्या अनुराग सारी क्लासेस की वेबसाइट में जाकर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अनुराग सारी क्लासेस के, जिससे आप क्या कोर्स को ज्वाइन कर सकें। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।